हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे। तत्वों का आवर्ती गुण पढ़ रहे थे हम लोग, उसी में आनन ऊर्जा तक पढ़े हुए थे। आज हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता से मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता, या फिर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की से जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं एक विलगित परमाणु के रूप में। तो विलगित जो रहता है माने कि अलग, कोई परमाणु अकेला रहेगा और गैसीय रूप में रहेगा तो उसको बोलेंगे विलगित गैसीय परमाणु। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के जो अंतिम कक्ष रहेगा, आउटर ऑर्बिटल सबसे रहेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। माने कोई भी जो अकेला गैसीय परमाणु है, कोई भी विलगित गैसीय परमाणु है, उसके अंतिम कक्ष में कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जो ऊर्जा लगेगी या फिर जो ऊर्जा प्रवेश करने के बाद मुक्त होगी वही ऊर्जा कहलाएगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। आई बात समझ में? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है या फिर जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद मुक्त होती है वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। और इसका जो मात्रक है वो रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर रहेगा जूल प्रति मोल या फिर रहता है किलो कैलोरी प्रति मोल। तो तीन शब्दों में इसको व्यक्त कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल प्रति मोल या फिर किलो कैलोरी प्रति मोल। ये हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकतर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई भी परमाणु है बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद ले लेता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा मुक्त करेगा, तो ऊर्जा मुक्त करेगा तो परमाणु की ऊर्जा में कमी होगी, इसीलिए इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि परमाणु की ऊर्जा में कमी होती है। और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि बंधुता को एफिनिटी बोला जाता है। तो ए से या फिर डेल EgH से प्रदर्शित करेंगे। जो इसका मतलब है डेल का परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? H माने एंथैल्पी में परिवर्तन, और E है इलेक्ट्रॉन और G है गेन और H है एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में परिवर्तन। तो डेल EgH से या फिर A से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को। ठीक है। अगर इसको हम लोग समीकरण के रूप में देखेंगे तो ये कोई परमाणु है जो कि विलगित है और गैसीय है। तो विलगित गैसीय परमाणु है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस है माने कि दे रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। आया माइनस चार्ज? पहले नहीं था माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो माइनस चार्ज आ गया, प्लस एनर्जी को मुक्त किया, ऋण आवेशित बन गया खुद और प्लस एनर्जी मुक्त कर रहा है। इस एनर्जी को लिखेंगे तो डेल H के रूप में लिखेंगे या फिर डेल EgH के रूप में लिखेंगे, जो यही एनर्जी है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो क्लोरीन है Cl, क्लोरीन गैस के रूप में रहता है और विलगित रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करके Cl- का निर्माण करता है
माने क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयन का निर्माण करेगा तो इसमें 349 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? 349 किलो जूल। तो इसको समीकरण में देखेंगे तो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl माइनस बनाएगा और 349 किलो जूल ऊर्जा मुक्त करेगा। यहाँ से मुक्त हो रहा है माने कि इसमें कमी हो रही है, तो इसके लिए हम लोग जब डेल एच लिखेंगे तो क्लोरीन का डेल एच होगा। तो डेल EgH बराबर यहाँ पे -349 माने 349 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा, क्योंकि एक मोल जो क्लोरीन है उसको क्लोराइड में चेंज करने के लिए 349 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता हुई, इसलिए ये कहलाया 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है। और यहाँ पर डेल एच किसके लिए है? क्लोरीन गैस के लिए रहता है, इसलिए इसमें कमी हुई तो इसमें इस रूप में लिखेंगे तो माइनस के रूप में लिखेंगे, लेकिन जब क्लोराइड के साथ में लिखते हैं तो इसमें निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस के रूप में लिखाता है। ये तो हो गया। अब हम लोग जैसे आनन बंधुता को देखते थे, प्रथम आनन बंधुता, द्वितीय आनन बंधुता और तृतीय आनन बंधुता, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो भी जो आनन ऊर्जा के समान ही इलेक्ट्रॉन बंधुता भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहता है और क्रमशः बढ़ते जाता है, तो उसी को बोलेंगे क्रमिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। जैसे ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और ऑक्सीजन के ऋण आयन में बदल गया, तो यहाँ पे इतनी ऊर्जा बाहर निकली, तो ऑक्सीजन के डेल एच में इतनी ऊर्जा बाहर निकल गई, क्योंकि ये O माइनस में चेंज हुआ, तो ये एक ऋण आयन बना लिया। अब ये वाला जो ऋण आयन है, यहाँ उसी ऋण आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ये ऋण आयन, तो दो ठो ऋण आयन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर ले रहा है तो ये O2 माइनस बनाएगा, तो ये ऑक्साइड आयन बन गया। ऑक्सीजन ऋण आयन से ऑक्साइड आयन, तो ये बना। तो इसमें पहली बार में ऊर्जा निकलता है, लेकिन दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऊर्जा निकलता नहीं है, बल्कि इसको ऊर्जा देना पड़ता है, तब जाके ये लेता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आवेश नहीं था तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लिया और ऋण आयन बन गया ना, लेकिन यहाँ पे ऋण आयन पहले से है और फिर ऋण आयन को देंगे तो समान आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, माने ऋण आयन और ऋण आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे चुंबक समान ध्रुव चुंबक के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वैसी तो इसमें ये इसको नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि समान आवेश है तो इसको दूर ढकेलेगा। तो इसमें जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश कराएंगे, तो हम लोग बाहर से इसको ऊर्जा देंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 माइनस बनाएगा। इसलिए यहाँ पे ऊर्जा निकलती नहीं है, बल्कि हमको ऊर्जा देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर डेल एच का मान पॉजिटिव में आता है और इसका मान 780 किलो जूल पर मोल रहता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकलती है इलेक्ट्रॉन देने से, इसलिए यहाँ पे माइनस में रहता है। ये तो था ऑक्सीजन का। उसी प्रकार जो नियान है, ये भी एक अपवाद स्वरूप है कि जो नियान है वो हमेशा अक्रिय गैस में आता है आवर्त सारणी में। परमाणु क्रमांक 10 है, इसका 2 और 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अष्टक पूर्ण रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है क्योंकि ये स्थायी है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो अस्थायी हो जाएगा। तो ये नहीं लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्थायी है, पूर्ण पूरी अष्टक विन्यास पाया जाता है। तो इसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमको फिर से इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी डेल एच का मान पॉजिटिव होता है। तो मुश्किल से ये Na माइनस का फॉर्मेशन करेगा। जब इसको 116 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देंगे तो इसका 1 मोल Na माइनस का निर्माण करेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो ये ऑक्सीजन के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाएगा, जिसका मान ऋणात्मक होगा, और ये ऑक्सीजन के लिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, जिसका मान धनात्मक होता है। यह तो हुआ
अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश में जैसे जैसे वृद्धि होता जाता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। नाभिकीय आवेश ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ऊर्जा मुक्त करेगा। तो मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान भी ज़्यादा रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान अधिक होगा। दूसरा है परमाणु का आकार। अगर आकार बढ़ते जाएगा तो नाभिकीय आवेश का मान आखिरी कक्षक पे कम होता जाता है, जिसके लिए अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले पाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा, अर्थात ऋणात्मक मान कम होगा परमाणु का आकार बढ़ने पे। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे अर्धपूरित, पूर्णपूरित या फिर जो अष्टक पूर्ण वाला रहेगा या फिर 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या p कक्षक और s कक्षक मिला के अष्टक पूर्ण रहेगा, उनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक पाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में आवर्तिता या क्रमिकता। तो समूह को हम लोग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। तो जो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पे परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आकार बढ़ने पे नाभिकीय आवेश का मान बाहरी कक्षक पे कम होगा। तो बाहरी कक्षक पे आवेश का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। आसानी से ग्रहण नहीं करेगा तो कम ऊर्जा मुक्त करेगा, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होगा। अब ये तो हुआ समूह में। अब वर्ग में देखते हैं। तो वर्ग में हम लोग कहाँ जाते हैं? बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। तो बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो कक्षकों की संख्या स्थिर रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाता है। तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा और ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा, माने कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ते जाएगा बाएं से दाएं जाने पे। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। उसके बाद इसी में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में उसको प्रभाव इसके अपवाद में 3 प्रकार को दिया गया है। पहला है जो उत्कृष्ट गैस है या नोबल गैस है जिनका अष्टक पूर्ण रहता है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते। दूसरा है जो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिक होती है, क्योंकि जो हैलोजन है उसमें क्लोरीन का ऋणात्मक मान अधिक होता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन का कम होना चाहिए और क्लोरीन का कम होना चाहिए और फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यह भी एक अपवाद है। उसके बाद जो बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास पाया जाता है। बेरिलियम में 2s कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है और मैग्नीशियम में भी बेरिलियम का 2s कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहेगा और मैग्नीशियम का 3s कक्षक पूर्ण रूप से भरा रहता है, जिसके कारण ये स्थायी विन्यास वाले हैं और इनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। अब देखेंगे आगे विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सब एक ही परमाणु का गुण था, जो एक ही परमाणु पे निर्भर करता था। लेकिन अब देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता जो कि 2 परमाणुओं की प्रकृति पे निर्भर करेगा। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सहसंयोजक बंध जो बनाते हैं, बंध को बनाने वाले परमाणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है।
तो इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो किसी भी जो तत्व की सहसंयोजी आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। माने कि जो दो तत्व हैं जो आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो जो दो तत्व हैं दोनों के बीच बंध बनेगा, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में रहता है। लेकिन किसी एक परमाणु की जब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो जो अपनी ओर खींचेगा वो विद्युत ऋणी तत्व कहलाएगा, और जो अपनी ओर नहीं खींचता है वो कम विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। तो सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा दो परमाणुओं के बीच में या दो तत्वों के बीच में, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जिसमें पाई जाएगी वो विद्युत ऋणी कहलाएगा, और यह घटना विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और यह जो है दो परमाणुओं की आपेक्षिक प्रवृत्ति पे निर्भर करता है, माने किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, इस पर इसका मान निर्भर करेगा। तो जो विद्युत ऋणात्मकता है उसको तुलना करने के लिए विभिन्न गणितीय माप दिए गए। उसके बाद जो पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने पाउलिंग स्केल के थ्रू इसको विद्युत ऋणात्मकता को व्यक्त किया। तो उन्होंने बताया कि जैसे ए एक परमाणु है और बी है, तो ए और बी मिलकर के क्या बनाएंगे, ए भी बनाएंगे। तो ए परमाणु के बीच जो भी बंध बनेगा उसमें, और बी परमाणु के बीच जो बंध बनेगा उसमें जो भी बंध ऊर्जा रहेगी उस दोनों का योग ए बी परमाणु के बंध ऊर्जा के मान से कम होगा। माने कि ए एक परमाणु है और बी एक परमाणु है, तो इसका भी ए का बंध ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे डी ए, और बी की बंध ऊर्जा को बोलेंगे डी बी। अब ये दोनों मिलकर के ए बी बना रहे हैं, तो ए बी जो बनेगा उसकी बंध ऊर्जा का मान को बोलेंगे डी ए बी। तो डी ए बी का मान इन दोनों के योग से डेल ए बी ज़्यादा होता है। इन दोनों के योग में जब डेल ए बी को भी जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, माने डेल डी ए बी का मान इन दोनों के मान से डेल ए बी ज़्यादा होता है। यही है इसका पाउलिंग के स्केल का समीकरण। तो यहाँ पे अतिरिक्त बंध ऊर्जा, जो ज़्यादा बंध ऊर्जा रहता है उसको डेल ए बी से प्रदर्शित करेंगे, जो अतिरिक्त बंध ऊर्जा कहलाएगा, और इसका मान इन दोनों में ऐड करेंगे तो डी ए बी का मान मिलेगा। और डेल ए बी ए तथा बी की विद्युत ऋणात्मकता माने कि जाई ए तथा जाई बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू 2.208 रूट डेल ए बी। तो ये एक समीकरण है जो पाउलिंग स्केल से निकला है। तो इसमें किसी भी एक की विद्युत ऋणात्मकता अगर जाई ए का मान ज्ञात रहेगा तो जाई बी का निकाल सकते हैं इसमें पुट करके, और जाई बी का ज्ञात रहेगा और इसका ज्ञात रहेगा तो जाई ए का भी निकाल सकते हैं। यह तो हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर है। तो विद्युत ऋणता सहसंयोजी यौगिक के लिए लागू होता है और यह विलगित परमाणु के लिए लागू होता है, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, और इसको व्यक्त किया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है विद्युत ऋणात्मकता की, क्योंकि ये परमाणुओं का आपेक्षिक गुण रहता है। उसके बाद जो विलगित परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है और ये है बंधित परमाणु का गुण है। इसे प्रयोग द्वारा नहीं माप सकते विद्युत ऋणात्मकता को, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। अब देखते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो दो परमाणु रहेंगे उनके बीच आकर्षण बल पाया जाएगा,
तो जो आकर्षण बल साझा के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा उसका मान होता है जेड इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जहाँ जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ई आवेश है और आर परमाणु की त्रिज्या है और एफ इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए लगने वाला आकर्षण बल है। तो इस बल का मान जब भी ज़्यादा होगा विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, इस बल का मान कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं परमाणु का आकार। तो आकार से मतलब है त्रिज्या से, जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना बड़ा आकार होगा। तो परमाणु का आकार बड़ा होगा तो क्या होगी, उसकी त्रिज्या का मान बड़ा होगा और इसका मान बड़ा है तो इसकी तुलना में ये बटे में है, नीचे में है, तो इसका मान बड़ा होगा आर का मान, तो एफ का मान छोटा होगा। तो जितना बड़ा परमाणु होगा उसके लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान उतना ही कम होगा क्योंकि उसमें आकर्षण बल का मान कम होगा। अगर परमाणु छोटा है तो त्रिज्या का मान छोटा होगा, माने परमाणु का आकार छोटा है तो त्रिज्या का मान छोटा होगा तो आकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, इसके उल्टा ज़्यादा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी ज़्यादा होगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी जो तत्व है फ्लोरीन है क्योंकि उसका आकार छोटा होता है हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन के लिए फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। उसके बाद देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश माने जेड इफेक्टिव का मान। तो एफ समानुपाती है जेड इफेक्टिव के और एफ व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। तो जेड इफेक्टिव के समानुपाती है, तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा एफ का मान बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव का मान कम होगा तो एफ का मान भी कम होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होगा। तो ये हो गया उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता की क्रमिकता। तो जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त में देखेंगे तो हमेशा हम लोग आवर्त में क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इसमें देखेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणुओं का आकार छोटा होता जाता है। बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो कक्षकों की संख्या स्थिर रहती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है आउटर ऑर्बिटल में, परमाणु का आकार छोटा होता है। तो इन सब के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसके लिए 0.9 है विद्युत ऋणात्मकता, इसके लिए 1.2, इसके लिए 1.6 है, इसके लिए 1.9 और इधर बढ़ रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। ये तो आवर्त के लिए था। अब देखेंगे वर्ग के लिए, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु की कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी, माने कि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे आने पे। तो आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाएगा क्योंकि बाहरी कक्षक में नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। तो कम होगा तो उसके लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है। तो इसलिए इसमें दिया है कि इसका लिए 1/5 सबसे ज़्यादा है, फिर कम होते होते यहाँ पे सबसे कम 0.9 हो गया है। तो ये है इसमें समूह में प्रभाव। अब देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बंध की प्रकृति है उसको हम लोग अभी तक पढ़े कि विद्युत ऋणात्मकता दो जो परमाणु हैं उनके बीच सहसंयोजी बंध रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता है। तो इसीलिए इसके आधार पे हम लोग जो बंध रहेगा उसकी प्रकृति को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो इसके लिए एक मान निश्चित किया गया है 1/9। तो जिन परमाणुओं के लिए विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर, 2 परमाणु लेंगे, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर अगर 1/9 से कम आ रहा है
तो वह बंध क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। अगर दोनों का अंतर 1.9 से ज़्यादा होगा तो वह बंध आणिक बंध होगा। और जो दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.9 होगा तो वह 50% आणिक बंध रहेगा और 50% सहसंयोजी बंध रहता है। यह है बंध की प्रकृति, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर निकालते हैं। दूसरा है धात्विक और अधात्विक गुण। तो जो इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाता है वो क्या कहलाता है, धन विद्युतीय गुण कहलाता है। और दूसरा क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ऋण आयन बनाता है तो क्या कहलाता है, ऋण विद्युतीय गुण कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो धातु कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। तो जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करता है 1 इलेक्ट्रॉन और Na+ बनाता है तो वो धातु कहलाएगा। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है तो अधातु कहलाएगा। तो जो भी धातु वो कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखेगा, माने कि इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो विद्युत धनात्मक होगा तो धातु कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और विद्युत ऋणात्मक होगा तो अधातु कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो धातु है। तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तो नहीं खींच सकता, तो जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगी वो धातु रहेगा और उनके लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा क्योंकि वो विद्युत धनात्मक होंगे। उसके विपरीत क्या हो जाएगा, जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, अपने में ले रहा है, इधर से बाहर से ले रहा है तो अपने में लेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ग्रहण कर रहा है माने कि विद्युत ऋणात्मकता उसकी अधिक है और वो ऋण विद्युतीय कहलाएगा, माने विद्युत ऋणी तत्व कहलाएगा। ठीक है। अब आवर्त सारणी में जो बाईं ओर, माने कि ये आवर्त सारणी है तो इधर जो भी तत्व हैं बाईं ओर ये सब इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जैसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दान करके H+ बनाएगा, लिथियम भी Li+ बनाता है, सोडियम भी Na+ बनाता है, पोटेशियम भी K+ बनाएगा, रुबिडियम भी Rb+ बनाएगा, मैग्नीशियम भी Mg2+ बनाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति रखते हैं। तो ये सब धातु हैं, माने कि विद्युत धनात्मक तत्व हैं। और इधर जो भी तत्व पाए जाते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये फ्लोरीन हैलोजन सब F-, Cl-, Br-, I- बनाएंगे, लेकिन ये क्या बनाएगा, O2-, H2- बनाएगा, माने ये सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये विद्युत ऋणी तत्व हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये विद्युत ऋणात्मकता गुण प्रदर्शित करेंगे और अधातु कहलाएंगे। तो आवर्त सारणी में जो बाईं ओर सब धातु रखे गए हैं और दाईं ओर अधातुओं को रखा गया है। तो ये था विद्युत ऋणात्मकता का अनुप्रयोग। अब अगली क्लास में हम लोग संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक।